नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन विषयों को छूने की कोशिश करते हैं, कुछ सार निकालने की कोशिश करते हैं। मेहमानों के साथ हम एक डिस्कशन करते हैं ताकि उस समस्या का कोई हल निकले। तो जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए आज का जो विषय हमने चुना है वो है विधानसभा सत्रों की घटती हुई संख्या और घटता हुआ समय, घटती हुई अवधि। इस कम अवधि में जनता की समस्याओं का निराकरण, उनकी समस्याओं का सदन में आना, उस पर डिस्कशन होना, ये सब कैसे संभव होता है। अभी हाल ही का समय जो है वो ऐसा चल रहा है कि जिसमें कोई कोरोना नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने अभी ये घोषणा की है कि सब कुछ सामान्य है और रात के कर्फ्यू को छोड़ करके सब कुछ चालू रहेगा। पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से सत्र तय होता है, ऐसी मेरी जानकारी है। अब यदि सत्र की अवधि कम होगी, जैसे इस बार अगस्त के सत्र की अवधि कम है, तो इस कम सत्र की अवधि में कैसे तो प्रश्न आएंगे जो पटल पे आएंगे, या फिर विधानसभा के अंदर उन पर किस प्रकार से चर्चा हो पाएगी, कितने ध्यानाकर्षण आ पाएंगे, जनता से जुड़े हुए विकास कार्यों की कितनी चर्चा सदन में हो पाएगी, 4 दिनों में आखिर क्या क्या हो पाएगा, ये कहना संभव है। एक निगाह में उस पर डालता हूं जो अभी पिछले समय से जो सत्र हुए हैं। जनवरी 19 में 4 दिन की बैठकें हुई थी, फरवरी 19 में मात्र 3 दिन की बैठकें हुई, जुलाई 19 का जो सत्र था उसमें 13 दिन की बैठकें हुई, दिसंबर 19 में 6 दिन की बैठकें हुई, मार्च अप्रैल 20 में मात्र 2 दिन की बैठकें हुई। इसके पश्चात जुलाई 20 में 1 दिन की बैठक हुई, नवंबर 20 में 1 दिन की बैठक हुई, फरवरी मार्च 20 में 13 दिन की बैठकें हुई, और अगस्त में अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें हमने देखा है कि 4 दिन नियत किए गए हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं, और चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सर्वप्रथम प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक माननीय चौधरी राकेश सिंह जी चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पश्चात पूर्व विधायक माननीय शंकरलाल तिवारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव श्री भगवान देव इसरानी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शुरुआत हम करना चाहते हैं शंकरलाल तिवारी जी से। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस प्रकार के सत्रों की अवधि कम होती जा रही है। क्या कहना आपका इस विषय पर कि क्या इतने कम समय में जनता से संबंधित मुद्दों पर सदन में चर्चा भी हो जाती है और वो सब कार्य संतोषजनक तरीके से पूरे हो जाते हैं क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सदन की जो कार्यवाही है वो जनता के हित और विधायकों के द्वारा वहाँ पर जनता के हितों के विषय पर तमाम प्रकार की चर्चाएं होती हैं। सरकार के भी अपने कुछ अध्यादेश और कुछ प्रस्ताव होते हैं। इसके अलावा बजट भी होता है, और इसलिए सत्र की अवधि के विषय में जो बात आपने कही है वो तो सतही तौर पर अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है,
और कहने में भी अच्छी लगती है। पर आपने अभी एक बात जो अभी पहले आपने दिखाया पृष्ठभूमि डिबेट के पहले, उसमें आपने कहा कि शिवराज जी ने कल कहा है कि कोरोना बिल्कुल नहीं है और इस नाते कोई चिंता करने की बात नहीं कोरोना की, कोरोना खत्म है। मैं सोचता हूँ ये बात सच नहीं है। आपने शिवराज जी का बयान किस ढंग से सुना, समझा, इस पर बहस में मैं नहीं तिवारी पढ़ना जी, चाहता। सिनेमा हॉल पर सब कुछ खोल दिया गया है, तो मात्र जी विधानसभा जी में जी जहां पर कि प्रोटेक्शन हो सकता है, टीके लगाने की व्यवस्था है, टीके लगाए हुए जी लोग जी जनप्रतिनिधि आते हैं, तो वहां सत्र बढ़ाने से, सत्र कायदे की अवधि का रखने से क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं नहीं, बात तो सुने मेरे को, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। जी कल ही प्रधानमंत्री जी ने और कल ही आईएमए के और डब्ल्यूएचओ के संस्था के लोगों ने, कल मैंने भी टीवी में खुद सुना है कि उन्होंने एकदम पीड़ा के साथ कहा है कि कोरोना की गाइडलाइन को अगर हम भूल रहे हैं तो तीसरी लहर हमारे दरवाजे पे खड़ी है, और तीसरी लहर जब हमारे दरवाजे पे खड़ी है तो हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह करना चाहिए। एक पक्ष तो इसका ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि आर्थिक रूप से देश के अंदर पहली बार लॉकडाउन, फिर दोबारा अभी लंबे समय का 2-2.5 महीने का लॉकडाउन, इसने देश के आम आदमी का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का और सभी सरकारों का जो आर्थिक है मामला, वो पूरे देश का काफी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इसलिए लॉकडाउन के बारे में तो बार बार ये कहा गया है कि संभव नहीं है परमानेंट लॉकडाउन लगा करके रखना। इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन और साथ में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ वाले कार्यक्रम न होना। अब अन्य क्षेत्रों के आप उदाहरण निश्चित रूप से देंगे कि साहब सिनेमा हॉल खुल गया और ये खुल गया, शादियों में उन्होंने 100 की परमिशन दे दी, मिट्टी में उन्होंने 50 की परमिशन दे दी, बाजार खुलने में उन्होंने कह दिया कि अब 10 बजे तक बाजार खोलिए। ये दूसरा पक्ष जो है, ये इसलिए जरूरी है कि सरकार ने इस बात को मानना है, और आर्थिक लोगों, चिंतक लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन के माध्यम से हम अधिक समय तक देश को चला नहीं पाएंगे और देश की आर्थिक गतिविधियों को पटरी में लाने ठीक है, के लिए मैं तिवारी जी आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक हानि हुई है उसका विधानसभा सत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत गले उतरने वाली बात मुझे नहीं लगती है, लेकिन मैं माननीय चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। गाइडलाइन से जुड़ा हुआ विषय, गाइडलाइन सिर्फ लागू हो रही विधानसभा सत्र पे, बाकी किसी जगह नहीं लागू हो रही है। मैं माननीय चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी जी, माननीय तिवारी जी की बात से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, आदरणीय तिवारी जी हमारे वरिष्ठ साथी और उनका भी संसदीय प्रक्रिया में बहुत अच्छा तजुर्बा है। मैं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आज बात नहीं करना चाहता हूं कानून के साथ। विषय आपने बहुत मुस्तकिल मुकम्मल रखा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संसदीय प्रक्रिया को कायम रखने वाला है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सदन बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि आम आदमी की बात वहां रखी जाए, उसके नुमाइंदगे के तौर पर जो एमएलएज हैं वो वहां उनकी बात को रखें। और इस तरीके से ये माना जाता है कि प्रत्येक वो विषय, जिले का, विधानसभा का जो गंभीर विषय है या डिस्कशन का विषय है या विकास का विषय है, अशासकीय संकल्प के माध्यम से, अन्य विषयों के माध्यम से, वो उनका विधायक सदस्य वहां रख सकता है। और इससे बिल्कुल इतर हटके कि कौन सी सरकार है, किस दल की है, ये भी नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने विधानसभा में एक वर्ष में 365 दिन में 80-80, 84-84 सेटिंग की है, विधानसभा चली है। और उसका पर्पज ही ये रहता है कि शासकीय कार्य भी हो और शासकीय कार्य के साथ साथ वो अशासकीय वर्क भी हो जो जनता से मूल रूप से जुड़ा हुआ है। अब मैं लगातार ये देख रहा हूं अभी की सरकार के बीच में
कि आपने जैसा गिनाया कि कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए। देखिए, कोरोना का विषय अब उतना ज्यादा गौड़ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा वो मतलब सूक्ष्म उसका वो। भाई, आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, सारी जगह आप जा आ रहे हैं, प्रभारी मंत्री आपने बनाए हैं, वो अब जिलों में जा रहे हैं, भीड़ हो रही है, और जहां पे आपको 230 सदस्य इकट्ठे करना है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से विधानसभा में पालन किया जा सकता है, और सारे विधानसभा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जनरल भीड़ इकट्ठी हो जाए, वो एक सिलेक्टेड लोगों का हाउस है। मेरा ये मानना है कि देखिए, 2 तरीके हैं, या तो हम ये मान लें कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संसदीय प्रक्रिया का पालन ही नहीं करना है, तो उसके लिए बनी हुई है एक तानाशाही व्यवस्था, जो मंत्रिमंडल बैठ के अपना निर्णय करे वल्लभ भवन में, और मुख्यमंत्री जी उसको डंडे से लागू करना। दूसरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय परंपरा की, कि कोई भी विषय डिस्कशन हो विधानसभा में, लोगों की नुमाइंदगी वहां हो, और उसके डिस्कशन के बाद उसको स्वस्थ परंपरा से सरकारें लागू करें, और उससे दूसरा अंकुश लगा रहता है। सरकारें कभी निरंकुश नहीं होती हैं। अगर विधानसभा सत्र चल रहा होगा, आपने भी देखा है, मैंने भी अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि जब सत्र चलता है तो सरकारों पर कहीं ना कहीं अंकुश रहता है। कोई गलत काम होने से वो डरते हैं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है। लेकिन जब सत्र ही नहीं चलेगा तो विधायक होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। मैं तो ऐसे इस सत्र में चुने हुए लोगों को बहुत दुर्भाग्यशाली मानता हूं, जो इस 14वीं कौन सी विधानसभा जिसमें चुने गए हैं, और इन्हें विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, विधानसभा में डिस्कशन का मौका नहीं मिल रहा है। विधायक इसलिए नहीं चुना गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लेके घूमता रहे। विधायक इसलिए नहीं चुना गया है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ हाजिरी लगाए मिले जाए। विधायक इसलिए चुना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय प्रक्रिया में, कि वो अपनी जनता की बात, अपने क्षेत्र की बात, विकास की बात को विधानसभा में रखे। और विधानसभा एक तरीके से बिल्कुल समाप्त की जा रही है, ये बड़ा हास्यास्पद है। मैंने तो बजट सत्र देखे हैं, शीतकालीन सत्र देखे हैं, ये वर्षाकालीन सत्र भी जो बहुत सबसे कम हुआ करता था, तब भी अब इसरानी जी सुन रहे होंगे मेरी बात को, तब भी 12 और 13 दिन से कम नहीं होता था, 14 कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्षा नहीं हो रही तो वर्षाकालीन सत्र जो है वो घटा के कम कर दिया गया। अच्छा, 4 दिन का कर दिया गया। मैं भी मान रहा हूँ कि शायद हो सकता है वर्तमान सरकार पर उसका भी कुछ प्रभाव हो कि वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए वर्षाकालीन सत्र भी वो कम कर रहे हैं। ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि स्वस्थ परंपरा में 4 बार सत्र होना चाहिए वर्ष में, और लंबी सिटिंग होना चाहिए, ताकि प्रत्येक डिस्कशन, प्रत्येक बात को वहां आदमी कह सके, और सरकार को मानना ना मानना सरकार के हाथ में होता है। लोकतंत्र में बहुमत का अपना अलग हिसाब होता है। लेकिन चूंकि जनता की बात है, वो सामने आएगी विधायक के माध्यम से, जिससे मध्य प्रदेश में अभी तक 2.5 वर्षों तक सभी सम्मानित विधायक चूके हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही है चौधरी जी की राय। अभी विधानसभा के पूर्व सचिव, मुख्य सचिव इसरानी जी के पास मैं आना चाहता हूं। इसरानी जी के पास जो संसदीय परंपरा के हिसाब से जो उनका ज्ञान है, उसके हिसाब से वो इस बहस को टर्न करेंगे और इसमें देखेंगे कि वो क्या स्थिति निर्मित हो रही है। इसरानी जी, क्या सोचते हैं आप, या क्या देखते हैं ये सत्र की अवधि जो कम हो रही है और जो इसके कारण बताए, वैसे वास्तविकता में कितने सत्र किस प्रकार के होना चाहिए, कुछ अपनी राय व्यक्त करेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि माननीय पटवा जी नेता प्रतिपक्ष रहे जब भी, उनकी एक ही मांग रहती थी कि 75 दिन बैठ के होना चाहिए सत्र की, है ना। ठीक है, कोरोना काल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना काल में सरकार चल रही है, लेकिन सरकार की जहां जवाबदेही तय होना है वो विधानसभा नहीं चलेगी, तो आखिर सरकार की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी और कैसे जनता को न्याय मिलेगा। बजट सत्र 2020 का 1 दिन, सितंबर सत्र 1 दिन, 21 का बजट सत्र 23 दिन का हुआ तो हुआ 13 दिन, 10 दिन नहीं। मतलब अभी तक अब तो ये स्थिति आ गई है, कोई सत्र पूरा होगा, अभी 3 दिन का सत्र भी पूरा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
भाई जब दुनिया की कार्रवाइयां अगर वर्चुअल चल रही हैं तो चलिए वर्चुअली चलाइए, मगर सत्र तो चलना चाहिए ना। जो सत्र 75 दिन की मांग होती है वो 2 दिन और 4 दिन चलेंगे तो कैसे ये व्यवस्था कैसे चलेगी? इस व्यवस्था पे लोगों का विश्वास कैसे होगा और लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। इसको टालने के लिए सरकार के पास सारे साधन हैं और बहुत आराम से बहुत इजीली वर्चुअल बैठक हो सकती है। वर्चुअल कर लीजिए अगर आपको कोरोना का इतना ही भय है। सारे मॉल खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, सभी सारी गतिविधियां चल रही हैं और विधानसभा के लिए जो है वो 1 दिन की होगी, सितंबर में 1 दिन, मार्च में 1 दिन। ये हास्यास्पद स्थिति है, ये जनता को भाती नहीं है। लेकिन क्या है, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, वो करे क्या आखिर? जनता की समस्याएं जो हैं, आज कोरोना काल की समस्याएं देखिए तो क्या कोरोना काल में जनता पर परेशान नहीं हुई? कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? जवाबदेही तो विधानसभा में ही तय होगी ना। अगर सरकार चल रही है तो उसकी जवाबदेही भी तय होना चाहिए। हमारा संविधान यही कहता है। और जवाबदेही तय करने का सबसे उचित और संवैधानिक स्थान अगर है वो विधानसभा है। विधानसभा चल नहीं रही है तो आखिर कैसे चलेगा काम? तो वर्चुअल बैठकों पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए और बैठकें पूरी होना चाहिए। विकल्प पर विचार करना चाहिए, बैठकें पूरी होना चाहिए, ये आपका मत है। ये जो स्थिति बनती जा रही है कि साहब सत्र पूरा होगा, सत्र शुरू होता है उसी दिन सत्र खत्म होने की बातें शुरू हो जाती है। साहब सत्र कितने दिन चलेगा? सत्र हमेशा मैंने देखा है, वोरा जी के समय देखा है, मैंने दिग्विजय सिंह जी के समय देखा है, सत्र हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। 2003 तक सत्र की अवधि बढ़ती रही, घटी कभी नहीं। 2003 के बाद स्थितियां ऐसी आती चली गई कि सत्र पूरा होगा कि नहीं होगा इस बात से पहले दिन से शंका शुरू हो जाती थी और वास्तव में ऐसा ही होता है। अभी बजट सत्र जो आखिरी हुआ है, आपका बजट सत्र जो मार्च 2021 का हुआ है, 23 दिन का था, 13 दिन ही हुआ, 10 दिन नहीं हुआ। तो आखिर ये स्थितियां क्यों बनना चाहिए? सत्र की सीमा घट रही है। प्रतिदिन का कार्य पहले ये होता था कि 5 बजे के बाद भी वो समय बढ़ाते रहते थे, 7 बजे 8 बजे तक चलता रहता था। ये मुझे भी इसकी जानकारी है। अब मैं माननीय तिवारी जी के पास आना चाहता हूँ। इसरानी जी की और चौधरी जी की आपने राय जानी। अब आप अपनी बात जो बची हुई बात थी उसको पूरा करने का कष्ट करें और बताएं कि आगे आप क्या राय व्यक्त करना चाह रहे हैं। देखिए, राकेश जी की अपनी बातें, अपनी पीड़ा वाजिब है। राकेश जी कह रहे हैं उनका 25 साल का राजनीतिक जीवन है, इससे पहले का भी उनका राजनीतिक जीवन है। मेरे बाबूजी भी विधायक रहे हैं और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो सदन की दृष्टि से, बाबूजी को प्रणाम भी मैं करता हूँ आत्मा को उनकी, सदन जो है अधिक चलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर 25 वर्षों में अपने आदरणीय राकेश जी कभी भी कोरोना जैसी भयानक महामारी फेस नहीं की और सदन को चलाना न चलाना ये कम से कम कहीं न कहीं विपक्ष के ऊपर भी रहता है। सदन के सत्र आप भी गवा रहे हैं, अगर बाधित हुए हैं तो उसका कारण कई बार विपक्ष रहता है। दिन में जिस दिन सदन चलता है उस दिन 10 बार बहिर्गमन, 10 बार बाइकाट। और इस नाते एक बात और मैं माननीय राकेश जी से कहूंगा, इसरानी जी ने तो ठीक कहा कि 2003 के बाद, और 2003 के बाद मुझे लगता है 2010-12 तक वो प्रमुख सचिव रहे हैं और डिबेट में भी वो उसी अनुभव के कारण बैठे हैं। पर अगर वो कांग्रेस अभिमुख होकर के काम कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी है कि वो सचिव के दृष्टि से जो तटस्थ बातें कहनी है वो नहीं कह पाएंगे। उन्होंने 2003 से 2012 तक जब तक सरकार काम में थे, विधानसभा के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने ये बातें कभी नहीं की। पर आज वो कह रहे हैं, उनका अपना कारण है कहने का। पर मैं माननीय राकेश जी की बात में ये कहूंगा कि भाई साहब जब सत्र चलता है ना तो अकेले 230 विधायकों का जमावड़ा नहीं होता। पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले से और एक एक ग्राम पंचायत से भी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे अन्य पार्टियों के हो, तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं, तमाम जनता भी पहुंचती है। और इस समय जो सरकार का प्राथमिक काम है वो है वैक्सीनेशन। इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ साथ जो क्राइसिस है उस क्राइसिस से निपटने के लिए कहीं न कहीं गाइडलाइन का पालन कराना, ये भी शासकीय कर्मचारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग या अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है।
अब इन परिस्थितियों में अगर विधानसभा में अकेले 230 लोगों के बैठने की बात होती तो भी मैं सोचता हूं कि आपकी बात कुछ हद तक सुन लेता। हजारों लोग, भोपाल की ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है जब विधानसभा सत्र चलता है। हाउस के अंदर दर्शक दीर्घा में जगह नहीं मिलती है, पास लेकर के लोग बाहर घूमते रहते हैं। और तीसरी तरफ सभी विभाग के कर्मचारी, चाहे जो भी विभाग हो, सत्र के दिनों में हाई अलर्ट में रहते हैं। और हाई अलर्ट में रहने के साथ साथ रोज एक न एक पुलिंदा कागजों का लेकर के, फाइलों का लेकर के हर जिले से सैकड़ों कर्मचारी, पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी भोपाल पहुंचते हैं। अब इन तमाम परिस्थितियों का आंकलन और कोरोना महामारी का आंकलन मेरी समझ में अपन को करना चाहिए और सरकार से ये मांग करनी चाहिए। अगर विपक्ष ये मांग करता है कि सत्र की अवधि बढ़े और सत्र और चले, ये तो जायज है। पर कोरोना महामारी को भूल करके हम सिर्फ ये कहें कि सत्र इसलिए नहीं चल रहा। सत्र जब चलता है तब भी आप देखिए ना, उसमें विपक्ष की तरफ से सार्थक बहस हो पाती। अब राकेश जी अपने जमाने की बात थोड़ी भूल जाए, वो विधायक होते तो कोई विषय पर चर्चा करते, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने पर कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती थी। पर आज स्थिति ये है कि अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा आदरणीय राकेश जी कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा इन 4 दिनों में भी। पिछले साल भर से यही चर्चा चल रही है कि आदरणीय कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ देंगे, दूसरा कोई नेता प्रतिपक्ष होगा। पर पता नहीं कमलनाथ जी नहीं छोड़ रहे हैं कि पद उनको नहीं छोड़ रहा है। और इस नाते सिर्फ दोष मढ़ना, अभी कोरोना में अगर हमने लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा क्यों लगा दिया, लॉकडाउन हटाया तो कांग्रेस मित्रों ने कहा क्यों हटा दिया। और इसलिए इस तरह की बातों से विपक्ष का रोल तो अदा हो सकता है थोड़ी बहुत, पर महामारी की वास्तविकता को इग्नोर करके और सत्र को लंबा चलाना, हजारों लोगों की भीड़, भोपाल बहुत संवेदनशील रहा है कोरोना के लिए, वहां प्रत्येक प्रदेश के जिले और पंचायत स्तर से जनता को इकट्ठा करना और भीड़ भरी कर्मचारियों की उपस्थित होना, मैं सोचता हूं इन सारी बातों पर विचार किए बिना, और आप सत्र बढ़ाने की बात करें, आपका हक है, प्रत्येक पार्टी का हक है, प्रत्येक विधायक का हक है। पर कोरोना महामारी भी हमने पिछले 100 साल में देखी नहीं है। इस रानी जी आज जो कह रहे हैं, इस रानी जी समझे कि सत्रों की अवधि अगर वो 2003 से बता रहे हैं कि कमी है, तो कभी उनने ये सारी बातें खुद तो नहीं कही। आज जब वो कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं तो वो निश्चित रूप से यही सब बोलेंगे। मैं तो इतना कहता हूं कि सदन के समय हजारों की उपस्थिति होती है, अकेले विधायकों की उपस्थिति को काउंट करके। और फिर आपने तो कह दिया कि वो मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक गतिविधियां खोलने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। अच्छी बात है, ठीक है तिवारी जी, मैं आपके पास पूरा कर लूं, आपके पास फिर आऊंगा दोबारा। चौधरी जी, आपने इनकी चर्चा सुनी, आपने तिवारी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें की हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसमें विरोध करेगी कि 4 दिन का नहीं, इस सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए, या और जो भी विपक्ष का जो रोल है उसको क्या अदा करेगी? जो इन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अभी तक ये तय नहीं हुआ है, क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, अगर नहीं कानून साहब, पहले तो मैं विषय से कहीं भटकना नहीं, ये आपका बहुत ही आवाज नहीं आ रही राकेश जी। हेलो, रुको हेलो, हाँ, आवाज आ रही सर आपकी? कानून साहब मुझे तो आ रही है, तिवारी साहब को नहीं आ रही है। तिवारी जी को आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, देखवाते हैं जी। जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? जी आप करिए। जी, मेरा अनुरोध ये है कि मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि ये विषय आपका सैद्धांतिक विषय है आज का, इसको मैं राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता।
न ही मैं इस बात का आदरणीय तिवारी जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस में किस पे कौन सा पद है, क्या है। मैं मूल बात पे आना चाहता हूं। आदरणीय इसरानी जी खुद प्रमुख सचिव रहे हैं और मैं ये बात भी नहीं इसको मानता हूं कि इसरानी जी ने सब नहीं कहा। ये मुझे अच्छी तरह भली बात याद है। इसरानी जी हमेशा इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे जब सत्र कम होते थे, तो उनकी हमेशा मनस्थिति ये रहती थी कि सत्र ज्यादा से ज्यादा चले। मैं ये मानता हूं कि विधानसभा एक ऐसा फ्लोर है कि जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। जहां तक तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेसी लोग बायकॉट करते हैं, बहिर्गमन करते हैं, ये उनका राइट है। बहिर्गमन करना एक सांकेतिक प्रदर्शन है उसके मामले में। बहिर्गमन कोई हाउस को रोकने का विषय नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि विपक्ष को ही प्रस्ताव लेके आता है और सत्ता पक्ष सहर्ष उसको स्वीकार करे, भाई डिबेटी हो रही है, उसमें सरकार नहीं गिर रही है। जो इशू लेके आए, जो ज्वलंत समस्या लेके आए, उस पर अगर आप चर्चा करा लेंगे हाउस में, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं हो जाएगी, कोई सरकार पे कोई आफत नहीं आ जाएगी। और एक स्वस्थ परंपरा हमेशा ये रही है कि विरोधियों के दिए हुए प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए। जब चर्चा नहीं होती है तब हो हल्ला होता है। और सरकार हमेशा इस बात से, मैं बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, मैं इसको भी तिवारी जी को बिल्कुल आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब चर्चा कोई आती है तो ट्रेजरी बेंच के लोग उससे विमुख होना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि हाउस में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष जो प्रस्ताव लाए उस पर चर्चा होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा होनी चाहिए, ध्यानाकर्षण पे होनी चाहिए, 139 पे होनी चाहिए। आदरणीय इसरानी जी सुन रहे होंगे मेरी बात को। इतने प्रतिवेदन आते हैं संसदीय प्रक्रिया में, लिखा हुआ है कि जितने प्रतिवेदन टेबल होंगे उन पर विधानसभा को डिस्कशन करना चाहिए सदस्यों को। मेरे देखते देखते पूरे जीवन में 2 या 3 प्रतिवेदन पर कभी चर्चा हुई, बकाया प्रतिवेदन सब वैसे के वैसे रखे रहे, सिर्फ इसलिए कि सरकार बनना चाहती है, सरकार भगना चाहती है और हाउस को एडजॉर्न कर देती है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? लोकतांत्रिक परंपरा का, संसदीय परंपरा का हरेस हो रहा है। बिल्कुल माननीय चौधरी जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। पूरी विधानसभा नहीं चल पा रही है। आदरणीय इसरानी जी ने भी यही कहा है कि अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए अवधि, और आपका भी यही मत है। तिवारी जी भी कुल मिलाकर के यही चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से विधानसभा नहीं चल पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि सोचा जाए तो इसमें नुकसान जो है वो आम जनता का है। आम जनता की समस्याएं कैसे सामने आएंगी, उनका हल कैसे निकलेगा, विकास के मुद्दे कैसे तय होंगे, कैसे उन पर इम्प्लीमेंटेशन की बातें होंगी, किस तरह से जो कहीं पर भ्रष्टाचार होता है तो वो मामले विधानसभा में उजागर होते हैं, किस तरह से नीतियां बनेंगी, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा है। आज की बहस को हम यहीं पर विराम देने की आज्ञा चाहते हैं और आप तीनों जो माननीय आज चर्चा में भाग लिया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का जो पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम है उसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। देखते रहिए साधना न्यूज़।